हेलो। सो आज का हमारा टॉपिक है हीट पंप्स। ये एक तरह से रेफ्रिजरेशन साइकिल से काफ़ी ज़्यादा इनपुट जुड़ा हुआ है। अभी हम यहाँ देखेंगे कि दोनों में एक्चुअली में क्या लिंक है, क्या डिफरेंसेस हैं। ओवरऑल हीट पंप्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा यूज होता है फॉर द कोल्डर रीजन्स, क्योंकि वहाँ पे जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते। बट हीट पंप्स का बेसिकली काम होता है किसी जगह को गर्म करने के लिए। अब हम ये देखते हैं कि हम उसे कैसे थर्मोडाइनमिकली एनालाइज कर रहे हैं, किस टाइप की साइकिल्स यूज़ कर रहे हैं उसके लिए। सो देखते हैं आगे कैसे हम इसे एक्चुअली करेंगे। एक क्विक रिकैप से स्टार्ट करते हैं कि हमने जो रेफ्रिजरेशन साइकिल देखी थी, ये वेपर कंप्रेशन साइकिल है। इसमें हमें पता है कि इक्विपमेंट से एक इवेपोरेटर होता है जो हीट ले रहा है। अपने पास एक कंप्रेसर होता है जिसके अंदर वर्क जा रहा है। ऐसे अपने पास एक कंडेंसर होता है जिसमें हीट आउटपुट हो रही है टू द हायर टेम्परेचर। ये टीएच को हीट दे रहा है, ये टीसी को हीट, ये टीसी से हीट ले रहा है जो कि। अब सिमिलरली हमारे पास एक एक्सपेंशन वॉल्व है जो 3 से 4 तक डायरेक्टली क्या कर रहा है, आइसो एंथैल्पिकली चेंज कर रहा है। यानी कि स्टेट 3 और स्टेट 4 का जो एंथैल्पी होगी वो सेम होनी चाहिए। हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से हम इसे टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी प्लॉट पे प्लॉट कर रहे हैं सारे स्टेट्स को। हमें पता है कि ये स्टेट 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टेट 1 हमारा कहाँ पे सैचुरेटेड वेपर से स्टार्ट हुआ। स्टेट 2 है, हम यहाँ पे पहली बार आइडियल ले रहे हैं तो सीधा ये आइडियली आइसोएंट्रोपिकली ये 2s तक जा रहा है। देन यहाँ से 3s तक, ये मतलब 3 तक ये कंडेंसर के थ्रू जा रहा है जहाँ पे ये सैचुरेटेड लिक्विड बन रहा है। एंड 3 to 4 ये आइसोएंथैल्पिकली जा रहा है। और इसी करस्पॉन्डिंग हमने एक पैरामीटर डिफाइन किया था जो था सीओपी। अब सीओपी में क्या था, हम क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ से, क्यूइन। हमें एक्सट्रैक्ट करना है लोअर टेम्परेचर से कुछ हीट को एक्सट्रैक्ट करना है, वो हमारा गोल है। वो हमारा न्यूमरेटर में जा रहा है। और हम इसे प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, हम इसे प्रोवाइड कर रहे हैं वर्क डॉट सी, यानी कि हम इसे कुछ वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। और इन टर्म्स ऑफ हम इससे हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कहाँ से, लोअर टेम्परेचर से। और हमने इन्हीं दोनों के क्यू डॉट एन और डब्ल्यू डॉट सी के टर्म्स में एंथैल्पीज की वैल्यू निकालनी, जो H1 H4 और H2S और H1 है। हमने इन दोनों के टर्म्स में बीटा, एक नया पैरामीटर बीटा को डिफाइन किया जो हम सीओपी बोलते हैं। एक क्विक रिवीजन बस रिफ्रेश करने के लिए कि हम एक्चुअली में कैसे ये सब प्रोसीजर फॉलो करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें हीट पंप्स का नीड ही क्या है। सो भाई ये सेम चीज़ की क्लॉसेस का सेकंड लॉ हमसे होता है कि हम एक हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में तो जा सकते हैं, बट एक हम लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में डायरेक्टली नहीं जा सकते। हमें कोई एक एक्सटर्नल एड, यानी कि ये चीज़ का नीड है। एक एक्सटर्नल एड का काफ़ी नीड है। इसे हम देखते हैं अपने डायग्राम के थ्रू। ये जो है वो एक लोअर टेम्परेचर है, ये एक हायर टेम्परेचर है। हायर टेम्परेचर, लोअर। हमें इसमें से हीट निकालना है कुछ Q2, ठीक है। और हमें क्या करना है, इस हायर टेम्परेचर को कुछ Q1 हीट देना है। हम इसे डायरेक्टली इस बिना इस पंप के बिना दे ही नहीं सकते। और इस पंप को कुछ वर्क देना पड़ेगा जो हमारा एज एन एक्सटर्नल हीट काम करता है। कहने का मतलब हमारा जो हीट पंप होता है वो इसको अपने हीटर, अपने हायर टेम्परेचर रीजन को हीट देगा। कहाँ से हीट लेके, लोअर टेम्परेचर से हीट लेके कुछ एक्सटर्नल हीट से। अब बात ये आती है कि अपना रेफ्रिजरेटर भी तो सेम काम करता था। मतलब रेफ्रिजरेटर में भी हमारे पास एक लोअर टेम्परेचर होता था, जैसे सिमिलर टू दिस। हमारे पास यहाँ पे भी एक लोअर टेम्परेचर का रीजन है, हमारे पास अभी भी एक हायर टेम्परेचर का रीजन है। रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या किया, हमने कुछ हीट लिया, ऐसी वहाँ से उसको हायर को हीट दिया। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि हम कौन सी हीट कंसिडर कर रहे हैं। हमने इससे जो हीट ली थी, यहाँ पे Q2 लिख रहे हैं इसको, वैसे मैं पिछले डायग्राम के करस्पॉन्डिंग लिखूँ तो इसे हम क्यू इन लिखना चाहिए और इसको हमें डब्ल्यू डॉट सी लिखना चाहिए, क्योंकि हम वर्क जो दे रहे हैं वो डब्ल्यू डॉट कंप्रेसर का वर्क है। और हम जो हायर टेम्परेचर पर हीट दे रहे हैं वो क्यू डॉट एच है। सो ओवरऑल ये चीज़ है कि हम रेफ्रिजरेशन केस में इस हीट के लिए ज़्यादा कंसर्न है, हमें ये वाली हीट चाहिए। हम लोअर टेम्परेचर से हीट निकालनी है। और हमारे पंप के केस में क्या है, हमें हायर टेम्परेचर को हीट देनी है। यानी कि हमारा मान लो एक नॉर्मल हीटिंग पंप का सिस्टम समझो। हमारे पास एक रूम है जिसे हमें ठंडा कर गर्म करना है। हमारे पास एक सराउंडिंग है जो उसके कंपेरेटिवली ठंडा होगा, तभी तो हम उसे गर्म करना है। मान लो कुछ विंटर्स है, काफ़ी ज़्यादा बर्फ पड़ रही है बाहर, और तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा जो रूम है वो गर्म रहे। हमारा रूम का टेम्परेचर इन कंपेरिजन टू उससे कम होगा ही, उससे ज़्यादा ही होगा। तो तुम्हें क्या चाहिए कि तुम उसमें से और हीट एक्सट्रैक्ट करो बाहर से और उसे अंदर दो। यानी तुम्हारे रूम को और गर्म हो, बाहर का जो भी टेम्परेचर है उससे कंपेरेटिवली तुम्हारे रूम का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। सो इसका जो हमारा गोल है पंप का गोल रेफ्रिजरेटर से इसी चीज़ में फ़र्क पड़ता है कि हमारा कंसंट्रेशन यहाँ पे Q डॉट एच है इन कंपेरिजन टू Q डॉट एल, Q डॉट आउट।
है और उसके केस में क्यू डॉट एन था। सो ओवरऑल हम बात करते हैं हीट पंप की स्कीमेटिक की। अब यहाँ देखना एग्जैक्टली सेम स्कीमेटिक है, इन दोनों में फर्क किसी चीज़ का नहीं है, बस फर्क यहाँ पे हम क्या चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं, हमारा गोल क्या है, हमारे कंसर्न किस चीज़ की तरफ है। हमारा कंसर्न यहाँ पे क्यू डॉट आउट की तरफ है। हमारे पास अभी भी कंप्रेसर है, कंप्रेसर में कुछ वर्क जा रहा है, उस कंप्रेसर में क्या है, उस कंप्रेसर से अपने जाके वो कंडेंसर को जा रहा है, कंप्रेसर से हीट निकल रही है, कंडेंसर से हीट निकल रही है, जा रही है पहले से ही इनसाइड एयर के अंदर जो पहले से ही टीएच पे है, ठीक है। फिर जब कंडेंसर से हम लीव आउट करते हैं तो एक्सपेंशन वॉल के जरिए यहाँ से H3 से H4 जा रहे हैं, जहाँ पे हमारी H3 और H4 सेम होना चाहिए क्योंकि एक्सपेंशन वाल। और फिर ये वापस से एच स्टेट फोर्स जो है वो इवेपोरेटर में जा रहा है, जिससे कुछ हीट मिल रही है। अपनी आउटसाइड जो टेम्परेचर होगा वो कुछ कम टेम्परेचर होगा, यानी कि कुछ टीसी मान लो। अपना स्कीमेटिक अभी भी एग्जैक्टली सेम है टू द रेफ्रिजरेटर। फर्क कहाँ पे है, बस इसका हम इसे अभी अपने सिस्टम के अंदर ले रहे हैं। पहले हम क्या करते थे, रेफ्रिजरेटर की तरफ एक्चुअल में हम पहले इसे कंसिडर करते थे, इसके जो राइट हैंड साइड वाला चीज़ है उसे कंसिडर करते थे, इस वाले में हम लेफ्ट हैंड वाले चीज़ को कंसिडर करते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने टीएस डायग्राम भी सेम ही बनेगा क्योंकि हमने सेम ही स्कीमेटिक लिया है। तो हमारे सारे पॉइंट्स अभी वैसे डिफाइन है, 4 वही है, 1 वही है, 2s वही है, 3 भी वही है। फर्क कहाँ है इस पे, सीओपी पे। पहली चीज हमने सीओपी को यहाँ पे गामा से डिनोट किया है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बीटा की जगह गामा लिख लो, इट्स डजंट इवन मैटर। अपना क्या हुआ, पहले हमारा सीओपी का एक्चुअल मतलब क्या है, सीओपी हमारा रेशियो है, हम जो भी चीज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं डिवाइडेड बाय जो चीज़ हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम उससे एक्सट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, हम जो भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उससे हम ऊपर लिखेंगे वो हमारा क्यू डॉट आउट है, ठीक है। हम प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, हम उसे वर्क डॉट सी कर रहे हैं, यानी कंप्रेसर वाला वर्क हम प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, और हमें निकालना ये चीज़ है। तो हम रेशियो किसका लेंगे, इसका इससे, ठीक है। अब हमें यह देखना है कि ये वर्क डॉट आउट किसके टर्म्स में होगा। हमारे पास क्या है, ये स्टेट 2 यहाँ पर है और स्टेट 3 है, और यहाँ से अपना वर्क निकल, अपना हीट बाहर निकलता है। तो अपना क्या होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं H2 माइनस H3 टाइम्स m डॉट। अब यहाँ पे वर्क कहाँ पे कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं इसके अंदर, यहाँ स्टेट 1 था, स्टेट 2 में गया, हम इसको क्या लिख सकते हैं H2 माइनस H1। एंथैल्पी 2 की ज़्यादा होगी क्योंकि इसके अंदर वर्क जाएगा, तो 1 वर्क जो एंथैल्पी 1 की है प्लस जो हमारा वर्क कर रहे हैं उससे जो आउटलेट होगा उसकी एंथैल्पी ज़्यादा ही होगी इन दोनों से। सिमिलरली क्या हुआ, 3 और 1 के कंपेयर 3 और 2 के केस में क्या हुआ, यहाँ से कुछ हमने एंथैल्पी निकाल दी, 3 को कम एंथैल्पी पहुंचेगी जितनी हम 2 से दे रहे हैं, हीट निकलने की वजह से उसकी एंथैल्पी कम हो जाएगी। इसीलिए जो है H2 माइनस H3 भी पॉजिटिव है और H2 माइनस H1 भी पॉजिटिव है। अब दोनों केस में m डॉट है, यहाँ पे हमने करा तो हमारे पास क्या है H2 माइनस H3 डिवाइड बाई H2 माइनस H1। यहाँ पे इन्होंने पहले से m डॉट से डिवाइड करा था, इससे फर्क नहीं पड़ता, इट्स जस्ट अ रेशियो। तो मुझे मास रेट से डिवाइड करके रेशियो लो, बट दोनों का करना, दोनों का रेशियो करने के लिए या तो हम टोटल हीट से भी कर सकते हैं, टोटल हीट डिवाइड बाई टोटल वर्क, या स्पेसिफिकली मास से डिवाइड करने के बाद हीट से भी कर सकते हैं, इस टाइप से भी हम डिफाइन कर सकते हैं अपने सीओपी। सीओपी का यूज कहाँ पे, सीओपी जस्ट टू कंपेयर दो साइकिल्स के बीच में सीओपी एक ऐसा पैरामीटर होगा जो हमें डिफरेंस बताएगा। जितना ज्यादा सीओपी हाई उतनी ज्यादा साइकिल एफिशिएंट है फॉर आवर। सीओपी की वैल्यू हमेशा ज्यादा चाहिए होती है। और एक और चीज की सीओपी सिमिलर टू द केस ऑफ हमारा रेफ्रिजरेटर, ये 1 से बड़ा होता है। तो ओवरऑल जो हमारा इश्यूज थे रेफ्रिजरेशन साइकिल के संग, इसी तरह के सिमिलर इश्यूज आएंगे हीट पंप के साथ, क्योंकि हम अभी भी एक कंप्रेसर यहाँ यूज कर रहे हैं, 1 से हम 2s तक जाने के लिए वर्क दे रहे हैं। हम आइसो एंट्रोपिकली देंगे, यानी कि आइडियल वाले केस में देंगे तो 1 से लेके वो 2s तक जाएगा, बट एक्चुअल में कुछ अपने डिसिपेशन होता है फ्रिक्शन के थ्रू, कुछ हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है, उसकी वजह से उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो हमारा ओवरऑल जो पॉइंट होगा वो 2s की बजाय जाएगा 2 पे, बट दोनों का प्रेशर सेम होगा, दोनों एक ही प्रेशर लाइन पे कर रहे हैं। हमने एक चीज़ पहले भी डिस्कस कर ली थी उसी वाली वीडियो में, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे काम करती है। हमने वहाँ पे बोला था कि हम यहाँ पे ज़्यादा ही मतलब हीट निकाल लेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा, जबकि हम आइडियलाइज मानते हैं कि वो हम सैचुरेटेड फॉर्म में है। सिमिलरली हम यहाँ पे मानते हैं कि इसके अंदर जो हीट आ रही है थ्रू द लोअर टेम्परेचर
वो हमने ज़्यादा ही ले ली कि ये ओवर हीट हो गया और ये चला गया सुपर हीटेड में, इंस्टेड ऑफ हमारा जो जनरली हम उससे मानते हैं। इन दोनों से इसका खास फर्क नहीं पड़ता। हमारा मेजर पर्पस कहाँ है, इस चीज़ पे फोकस करना। क्योंकि हमें ये तो पता है 1 से 2s तक निकालना। अगर हमें स्टेट 1 पता है और हमें पता है कि 2s का एंट्रोपी सेम है 1 के, 1 पता है तो हम उसकी 1 की एंट्रोपी निकाल देंगे। और 2s पे हमें एंट्रोपी डायरेक्टली मिल रही है, 2s पे एंट्रोपी पता है, प्लस हमें प्रेशर भी पता है क्योंकि ये किस प्रेशर लाइन पे लाई कर रहा है। ओवरऑल कहने का मतलब हमें 2s के करस्पॉन्डिंग 2 पैरामीटर्स सामने से मिल रहे हैं, तो हमें 2s को हम डिफाइन कर सकते हैं। हमें 2 का नहीं पता, तो 2 का हम डिफाइन करने के लिए एक नई क्वांटिटी होती है जिसे हम बोलते हैं कंप्रेसर एफिशिएंसी। ये चीज़ बता दी कि हमारा कंप्रेसर जो है वो कितने अच्छे से काम कर रहा है और हमारा जो वर्क आउटपुट हो रहा है वो आइडियल के रिस्पेक्ट में कितना है। अब एक चीज़ नोटिस करो कि ये सिस्टम के अंदर, कंप्रेसर के अंदर हमारे यहाँ वर्क जा रहा है। मैं आइडियल केस लूंगा तो मुझे काम करवाना करके देना है सिस्टम को, तो मुझे आइडियल में क्या होगा, जो काम करना पड़ेगा एंट्रोपी के लिए, आइसो एंट्रोपी के लिए जो काम करना पड़ेगा वो कम ही होगा इन कंपैरिजन टू जो मुझे एक्चुअली करना पड़ता है। सिंपल रीजन, तभी वो कहते हैं जो भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारे से जो भी हम वर्क दे रहे हैं उसको बेस करेगा, तो इफेक्टिवली सिस्टम के पास कम वर्क पहुंचेगा। कहने का मतलब अगर हम आइसो एंट्रोपिकली कर रहे होते, एंट्रोपिकली कर रहे होते, तो हमारा क्या होता, सिस्टम में हम जितने भी वर्क देना चाहते हैं वो उन्हें एग्जैक्टली वही पहुंचता। बट सिंस उसमें कुछ ना कुछ डिसिपेटिव टर्म्स हैं जो उसकी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा वो एग्जैक्टली नहीं पहुंच रहा। इसी वजह से इन दोनों के अंदर ये वाली इनइक्वालिटी है। तो ये न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इस रेशियो को मैं डायरेक्टली कैसे लिख सकता हूँ, <1 लिख सकता हूँ। तो ओवरऑल मैं क्या बोल सकता हूँ, ईटा सी मेरा <1 है। अब यहाँ पे W.C को डिफाइन करना आसान है, शायद अपने आइजेंट अपने पहले ही पता है कि इन दोनों का डिफरेंस होगा। वर्क जो भी होगा अपना वर्क वो H2 पे करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी और H1 की करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी इन दोनों का रेशियो होगा। यहाँ पे मास रेट से हम डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। सो जो एंट्रोपी का केस है वहाँ पे हमारा 2s आएगा, और जो हमारा नॉर्मल एक्चुअल वाला केस है उसमें 2 आएगा। सो इन दोनों का रेशियो लेने पे हमें ईटा सी की वैल्यू मिलती है जो कंप्रेशर की एफिशिएंसी को बताता है। अब जनरली हमारा जो ईटा सी होता है वो नियरली 0.9 या 0.95 सॉर्ट ऑफ वैल्यूज पे होता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। बट ओवरऑल एक स्टैंडर्ड रेंज 80 से 90 भी ले सकते हैं, इट डजेंट मैटर। ये चीज़ को हम कंसिडर करने के बाद हम एक टाइप से इसकी एक ऑफ वन ऑफ द फैक्टर्स को हम कंसिडर करें। अब एक और चीज़ कि मैंने यहाँ पे इसे सेमी एक्चुअल क्यों लिखा है, सेमी एक्चुअल इसलिए क्योंकि हम जब यहाँ से 2s से लेके 3 जाने का और 4 से लेके 1 जा रहे हैं, तो हम यहाँ देखो कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है, ये P लोअर प्रेशर है और ये P हायर प्रेशर है यहाँ से लेके यहाँ तक। हम अभी क्या एज्यूम कर रहे हैं, विद इन द कंडेंसर और विद इन द इवेपोरेटर जो हमारा वाटर जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसमें हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि उसमें कोई भी टाइप का कोई भी डिसिपेशन नहीं होगा। अगर डिसिपेशन होता तो इसका प्रेशर चेंज होता, यानी कि ये 3 से लेके 2s पे सेम प्रेशर पे नहीं पहुंचता, इन दोनों का प्रेशर में डिफरेंस होता। हम उस चीज़ को यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए ये जो हमने हीट पंप का जो भी स्कीमेटिक बनाया है वो एक्चुअल नहीं है, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस तो हमने अभी भी निगलेक्ट करें, बट ओवरऑल हम इसकी मेजर जो वो होता है डिसिपेशन वाली चीज़ें उन्हें कंसिडर कर रहे हैं। सो इसी के संग हम इस वीडियो को एंड करते हैं। हमने इसमें देखा कि कैसे हीट पंप को हम बना सकते हैं, ओवरऑल कैसे डिफाइन करते हैं, उसका क्या यूज है, उसको कैसे हम रिलेट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेफ्रिजरेशन साइकिल इज इक्वल टू हीट पंप, मोरलेस सेम है, बस उसका गोल अलग है दोनों का, उस चीज का डिफरेंस है। बाकी जो हम पूरा एनालिसिस करते हैं, जितना भी हमने रेफ्रिजरेशन में पढ़ा है, इफ यू अंडरस्टैंड इट थॉरोली, जो भी चीजें हम वहाँ पे सीखेंगे हम उसे एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रेफ्रिजरेशन साइकिल अगर किसी को क्लियर है, देन हीट पंप इज नॉट अ बिग डील। इसी के संग आई एम जस्ट एंडिंग माई वीडियो। सो टिल देन, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।